इरेश भारत के एक गांव में रहने वाला लड़का जिसके पिता एक किसान है और रोज खेतों में जाकर कड़ी मेहनत करते हैं और सर्दी धूप बारिश किसी की भी परवाह किए बिना फसल उगाते हैं। एकाक्ष शहर के एक सामान्य से अधिक आय वाले पिता का बेटा जिसका जीवन खुशहाल है और जरूरत की लगभग सभी चीजें उसे आसानी से मिल जाती हैं। और साइमन अमेरिका में रहने वाले एक सामान्य से परिवार का लड़का जिसका रहन सहन और परिवेश बाकी दोनों से बिल्कुल अलग है। अब आप कहेंगे कि दो भारतीय मूल के बच्चे और एक विदेशी मूल का बच्चा, ऐसा क्यों? मगर यहाँ सिर्फ इन तीनों की बात नहीं होगी, बल्कि यहाँ एक मिस्टर एक्स भी है। नमस्कार दोस्तों, भारत में हर साल अनएम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस की जा रही है और वो भी थोक के भाव। Now, a key issue in this election is youth unemployment. It's a growing problem because India has one of the world's largest youth populations. Half of its 1.4 billion people are under the age of 30. This video is going viral on social media. A private firm was holding walk-in interviews at a hotel. Apparently, they had 10 positions to fill. 10 positions. 1,800 candidates showed up. I'll repeat that for you. 1,800 candidates for just 10 positions. The side railing at the hotel's entrance collapsed. According to a recent report by International Labour Organization, more than 80% of those unemployed in India are youth. In fact, their chances of being jobless are even higher if they're educated, 9 times higher than those who are illiterate. Desperate times force Kuldeep Yadav to take desperate decisions. He's a university graduate with a manufacturing diploma. But after searching for years, the only job he could find was at this flea market in Delhi. आज हमारे देश में हर कोई जेईई और नीट की तैयारी में लगा हुआ है और बाकी सरकारी नौकरी की तैयारी में। लाखों की संख्या में बच्चे इन एग्जाम्स की तैयारी के लिए कोटा और दिल्ली जैसे शहरों में पड़े हुए हैं। वहाँ के हाई क्लास कोचिंग्स में एडमिशन के लिए किसी ने अपने बच्चों के लिए कर्ज लिया है तो किसी पिता ने अपनी संपत्ति बेचकर उनका दाखिला करवाया है। अभी हाल ही के आंकड़े अगर देखे जाएं तो जेईई एग्जाम्स के लिए कुल 12,21,624 बच्चों ने हिस्सा लिया था, जबकि उनमें आईआईटी में सिर्फ 17,385 बच्चों का ही दाखिला हो सकता था। वहीं नीट के एग्जाम्स के लिए 25 लाख बच्चों ने हिस्सा लिया और टोटल मेडिकल सीट्स थी सिर्फ 55,648। इन एग्जाम्स में हिस्सा लेने वाले छात्रों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें सरकारी नौकरी के लिए तो 2023 में कुल 13,40,000 से अधिक उम्मीदवारों ने यूपीएससी के लिए आवेदन किया था, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस और अन्य मिलाकर मात्र 1105 यानी कि 1105 रिक्तियां थीं। अब आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि आंकड़े कितने खतरनाक हैं। इन्हें देखकर आपको थोड़ी तो चिंता हुई होगी, मगर जो आंकड़े अब मैं आपको दिखाने वाला हूं उससे आपकी चिंता बढ़ जाएगी। इसे समझने के लिए हमने हर प्रदेश के नीचे दाईं ओर कुल इंस्टीट्यूट्स और बाईं ओर उनमें उपलब्ध सीट्स को रखा है। आप ध्यान से देखिए, चाहे तो पॉज करके भी उनको रीड कर सकते हैं। इन आंकड़ों में अगर हम देखें तो दादर नगर हवेली में कोई भी संस्थान नहीं है, लेकिन वहीं तमिलनाडु में सबसे ज्यादा इंजीनियर्स प्रोड्यूस करने की फैक्ट्री लगी हुई है। देश में 2,969 संस्थान मिलकर 14 लाख से अधिक इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। नेस्कॉम की एक रिपोर्ट के मुताबिक मात्र 55% ही ऐसे छात्र हैं जो नौकरी पा पाते हैं, जिसमें 2.5 लाख कोर इंजीनियरिंग सेक्टर में नौकरी पाते हैं, बाकी अंडर एम्प्लॉयड यानी कि अन्य क्षेत्रों में नौकरी की शुरुआत करते हैं। 45% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के पास नौकरी पाने के लायक स्किल्स ही नहीं है। चिंता की बात यह है कि इन 45% बच्चों का क्या होगा। वैसे देखा जाए तो बेरोजगारी हमारे खुद की वजह से है। हम में से अधिकतर के माता पिता या तो सरकारी नौकरी करते हैं या किसी न किसी कंपनी में एक अच्छी या सेफ पोजीशन पा चुके हैं, जिस वजह से उनकी सोच नौकरी तक ही है और उन्हें आज भी लगता है कि नौकरी पाना बहुत आसान है।
आज 2024 में एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच कितना बड़ा फासला है, उसे समझने के लिए चलते हैं इरेश, एकाक्ष और साइमन की कहानी की तरफ। रामदास खैरपुर गांव में रहने वाला एक गरीब किसान रोज सुबह अपने खेतों में जाता है और मेहनत करके फसल उगाता है। कभी ज्यादा गर्मी, कभी ज्यादा बारिश, कभी ज्यादा सर्दी की वजह से फसल में होने वाले नुकसान को भी झेलता है। वहीं उसका भाई सरकारी नौकर है जो अपनी नौकरी भी करता है, साथ ही खाली समय में खेतों की देखभाल भी कर लेता है। चाहे भले ही उसका अधिकतम काम मजदूरों से करवाता हो, मगर उसका जीवन यापन रामदास से कहीं ज्यादा खुशहाल है। उसको देखकर रामदास ने भी ठान लिया है कि वह अपने बच्चे इरेश को सरकारी नौकर ही बनाएगा। वहीं दूसरी तरफ शैलेंद्र, जो कि प्राइवेट कंपनी में मैनेजर है और कॉर्पोरेट कल्चर को अच्छी तरह समझता है और उसे पता है कि सरकारी नौकरी में पैसा भी कम है और उसे पाना और भी ज्यादा मुश्किल है, तो वह अपने बेटे एकाक्ष को जेईई की तैयारी करवाना चाहता है, जिससे कि वह आईआईटी करके अपना करियर सेट कर सके। अब क्योंकि शैलेंद्र के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, तो वह एकाक्ष का एडमिशन एक बड़े कॉन्वेंट स्कूल में करवाता है। रामदास के पास पैसा नहीं था, तो वह अपने बेटे इरेश को सरकारी स्कूल में पढ़ाता है। दोनों ही बच्चे खूब पढ़ाई करते हैं, जिसमें इरेश सरकारी नौकरी के लिए कोशिश करता है और 10th के बाद ही आवेदन करना शुरू कर देता है। अब दोनों ही 12th तक पढ़ाई कर लेते हैं, मगर इरेश अब भी सरकारी नौकरी हासिल नहीं कर पाता और बीएससी ग्रेजुएशन में दाखिला ले लेता है। वहीं एकाक्ष भी जेईई तो क्लियर नहीं कर पाता, मगर उसका एडमिशन शहर के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में हो जाता है। अब यहाँ हमने प्राइवेट जॉब्स के आंकड़े तो देख ही लिए, जिसमें हमने मुख्य रूप से इंजीनियर्स को एग्जाम्पल के तौर पर लिया था और सरकारी नौकरी का भी हाल हमने पेश कर दिया। मगर आप बोलेंगे कि आपने टफेस्ट एग्जाम्स यूपीएससी का एग्जाम्पल दिया था, तो कुछ समय पहले की इस वीडियो को देखिए। यह वीडियो कानपुर रेलवे स्टेशन की है, जहां ये सभी बच्चे यूपी पुलिस की भर्ती के लिए आए थे। 50 लाख लोगों ने इस भर्ती के लिए फॉर्म भरा था और वैकेंसी थी सिर्फ 60,000। अगर कैलकुलेट किया जाए तो यहाँ सिर्फ 1.2% चांस है सिलेक्शन के। 2014 से 2022 के बीच में लगभग 22 करोड़ लोगों ने सरकारी नौकरी के लिए आवेदन किया, मगर सिलेक्शन सिर्फ 7,22,000 लोगों का हुआ। यहाँ भी अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आंकड़ा सिर्फ 0.33% लोगों के सिलेक्शन का है। यही कारण रहा कि इरेश भी कोई सरकारी नौकरी हासिल नहीं कर पाया। अंत में उसे हार मानकर ग्रेजुएशन के बाद प्राइवेट जॉब के लिए शहर आना पड़ा। शहर में कई कंपनीज में धक्के खाने के बाद, क्योंकि उसने एक कंप्यूटर कोर्स भी किया हुआ था, तो उसे एक कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब मिल गई और सैलरी 10,000। बीटेक कंप्लीट करने के बाद एकाक्ष की भी उसी कंपनी में जॉब लगी जहां इरेश जॉब करता था, मगर वो वहां इंजीनियर था और सैलरी थी 30,000। अब आपने दोनों की कहानी देख ली, सुन ली, मगर यहाँ आप कहानी में तीसरे किरदार को भूल गए, साइमन। उसका क्या हुआ हम बताते हैं। एक दिन कंपनी का एक बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा था। आज कंपनी को चलते हुए पूरे 5 साल हो चुके थे और आज ही वो मौका था जिस दिन इरेश और एकाक्ष कंपनी के मालिक से मिलते। स्टेज पर एंकर ने मालिक को इनवाइट किया और वो कोई और नहीं, साइमन था, जो कि अमेरिका के एक सामान्य से परिवार का लड़का था और आज अपनी कंपनी इंडिया में चला रहा था। आखिर ऐसा कैसे हुआ? इस बात को समझने के लिए हमें इंडिया और यूएस के एजुकेशन सिस्टम को समझना होगा। साथ ही मिस्टर एक्स कौन है जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। मिस्टर एक्स को जानने से पहले हम जानते हैं कि भारत की शिक्षा प्रणाली क्या है। हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम डिजाइन किया गया था ब्रिटिश इंडिया के समय पर, जिसे लॉर्ड मैकॉले ने तैयार किया था। ब्रिटिश काल में ब्रिटिशर्स को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। इनके पास सीनियर लेवल के लोग तो काफी थे, जो कि वो खुद ही हुआ करते थे, लेकिन क्लर्क और जूनियर लेवल के लोगों की इनके पास कमी थी। इस समस्या के समाधान के लिए लॉर्ड मैकॉले ने एजुकेशन सिस्टम तैयार किया।
जिसमें ब्रिटिशर्स की सबसे पहली डिमांड थी कि लोग टाइम के पंक्चुअल होने चाहिए, जिसके लिए उन्होंने स्कूल्स में घंटी को लगा दिया। इस घंटी के बजने से ही पता चलता है कि हमें कब आना है, पीरियड कब चेंज होगा, लंच कब होगा और वापस कब जाना है। उस समय घंटी को लगाने का मेन रीजन ये भी था कि जब ये सब लोग फैक्ट्री में काम करेंगे तो वहां भी घंटी ही होती थी और उन्हें इसकी आदत पहले से ही डलवाई जाए। दूसरा, ऑर्डर्स को आंख बंद करके फॉलो करें, अपना दिमाग ना लगाएं, जिसके लिए सिलेबस को फिक्स कर दिया गया, जिससे कि लोग सिर्फ उतना ही सीखें जितना कि ब्रिटिशर्स उन्हें सिखाना चाहते हैं। कुल मिलाकर उन्हें अपना दिमाग लगाने वाले बच्चे नहीं चाहिए थे। तीसरा, पनिशमेंट पॉलिसी डाली गई। आपने देखा होगा स्कूल में बच्चों की ना पढ़ने पर पिटाई भी होती थी, अब भी कुछ ना कुछ पनिशमेंट तो मिलता ही है। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब व्यक्ति कोई ऑर्डर ना माने या कोई काम ढंग से ना करे तो मार पड़ने पर भी कोई विरोध ना कर सके। चौथा, मेक देम स्लेव्स। ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि भारत में किसी के अंदर भी लीडरशिप की क्वालिटी हो। वो हमेशा से अपने लिए मजदूर चाहते थे। उन्हें स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी नहीं, एक दब्बू पर्सनैलिटी के लोग चाहिए थे जो चुपचाप दबे रहें और उनके खिलाफ खड़े ना हो सके। ब्रिटिशर्स ने कभी स्टूडेंट्स को मैनेजमेंट स्किल्स नहीं दी, फाइनेंशियल नॉलेज नहीं दी, कम्युनिकेशन स्किल्स को खत्म कर दिया और क्रिटिकल थिंकिंग तो बिल्कुल ही खत्म कर दी, जिससे कि भारत में लोग समस्या का समाधान खुद न निकालें बल्कि उसका समाधान किताबों के आधार पर हल करने की कोशिश करें। वहीं अगर हम अमेरिका के एजुकेशन सिस्टम को समझें तो हमें पता चलेगा कि वहाँ किताबें सिर्फ बेसिक नॉलेज के लिए होती हैं, मगर वहाँ सरकारें बच्चों में मैनेजमेंट स्किल्स डेवलपमेंट करने में, प्रैक्टिकल फाइनेंशियल नॉलेज देने में, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाने में और क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने में ज्यादा जोर देती है, जिसकी वजह से वहाँ के बच्चे भारतीय बच्चों से ज्यादा दूर की सोचने और समझने में सक्षम होते हैं और बड़े होकर ज्यादा रिस्क वाले काम भी करते हैं, जैसे इनोवेटिव स्टार्टअप्स बनाना। और हमारे देश में बच्चे रिस्क लेना ही नहीं चाहते, उन्हें जिंदगी आराम से बिताना पसंद है, क्योंकि हमारे देश में आज भी वही ब्रिटिशर्स वाला एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, जिसकी वजह से इंडिया हर साल लाखों नौकर प्रोड्यूस कर रहा है और साइमन जैसे विदेशी लोग हम पर आज भी राज कर रहे हैं। आप सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मेरी इस डॉक्यूमेंट्री को यहाँ तक देखा और आप काफी देर से मिस्टर एक्स के बारे में भी जानना चाहते हैं। हमने इस वीडियो में 3 मुख्य नामों का इस्तेमाल किया है, इरेश, एकाक्ष और साइमन। जहां हम अगर इरेश को इंडियन से कनेक्ट करें तो हमारे देश में आज भी 90% लोगों का यही हाल है। एकाक्ष का कनेक्शन एजुकेशन से है, तो पैसे, माहौल और सहूलियत के चलते वह कुछ न कुछ कर ही लेता है। और साइमन ने वास्तव में एक सिस्टम क्रिएट किया है जिसकी वजह से वो सबसे ऊपर है। तो इस तरह बनता है हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम और यही तीनों मिलकर भारत की शिक्षा प्रणाली को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जो कि खुद ही हैं मिस्टर एक्स। यहाँ इरेश और एकाक्ष तो भारतीय हैं और इस सिस्टम को तोड़ें या सुधार करें ये समझ में आता है, मगर साइमन विदेशी होते हुए ऐसा कैसे कर रहा है। दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट्री बनाने में बहुत मेहनत लगी है। पता नहीं आपको पसंद आई या नहीं, वो तो आपके लाइक्स, डिसलाइक्स और कमेंट्स से पता चलेगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि साइमन यानी कि विदेशी हमारी मदद कैसे कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन में ऑल को जरूर सेलेक्ट करें, क्योंकि हमारी अगली वीडियो में साइमन का राज खोलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जो आज तक किसी ने नहीं बनाई। धन्यवाद।